तो आइए आगे देखते हैं बच्चों, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? क्या पदार्थ ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों पर? तो आइए हम देखते हैं। अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। मीन्स जल जो है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी बन सकता है। तो आइए कैसे करेंगे इसको। ठोस जैसे कि बर्फ, द्रव जैसे कि जल और गैस जैसे कि जलवाष्प। ये तीनों चीज़ें जल से ही बनी हुई है या पानी से ही बनी है। ठोस को अगर हम पानी को अगर हम रेफ्रिजरेटर में रख दें तो वो ठोस रूप में यानी कि बर्फ बन जाएगा। उसको अगर हम बर्फ को बाहर निकाल के रख दें तो द्रव रूप में यानी कि जल बन जाएगा। और अगर हम इसको गर्म कर दें तो गैस यानी कि जलवाष्प बन जाएगा। अब हमको ये पता करना है कि जब अवस्था में परिवर्तन होता है या अवस्था बदलती है तो पदार्थ के अंदर क्या होता है, पदार्थ में क्या परिवर्तन होते हैं। तो और अगर पदार्थ, जैसे मैंने आपको बताया है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है, तो अवस्था में परिवर्तन के साथ पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? तो आइए हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। जैसे कि पहला इसमें दिया गया है कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव। अगर हमने तापमान में परिवर्तन किया या तापमान बढ़ाया या कम किया या उसको सामान्य रखा तो पदार्थ में क्या परिवर्तन होंगे। इन्होंने यहाँ पे एक क्रियाकलाप करके बताया है, जिसमें एक कांच का बीकर लिया है। ये देखिए कांच का बीकर है, एक स्टैंड है जिसके ऊपर एक स्टूल है जिसके ऊपर बीकर को रखा गया है। इसमें हमने क्या डाली है, इसमें बर्फ के टुकड़े हैं और नीचे बर्नर है जिससे इसको हीट दी जा रही है। तीसरी चीज़ है अपना थर्मामीटर। थर्मामीटर को लटका दिया गया है और इसको इस प्रकार लटकाया है कि ये बर्फ़ के अंदर जो इसका आगे का पोर्शन है वो बर्फ़ में धंसा रहे। अब क्या किया गया है कि 150 ग्राम बर्फ़ के टुकड़े इसमें डालते हैं और चित्र के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका देते हैं कि थर्मामीटर का बल्ब जो है वो बर्फ़ को छूता रहे। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने धीरे धीरे करके आग को जला दिया है और अब ये धीरे धीरे करके गर्म होना स्टार्ट हो गई है। अब जब आप ये भी जानते हैं कि अगर बर्फ़ को नीचे से बीकर को गर्म कर रहे हैं तो जो अंदर बर्फ़ है वो क्या होगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। तो हमें सारे टेम्परेचर को ध्यान रखना है कितने तापमान पर बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है और एक समय आएगा कि पूरी बर्फ़ जो है वो जल बन जाएगी। तो हमें वो टेम्परेचर भी याद रखना है कि कितने टेम्परेचर पे बर्फ़ जो है वो पानी बन गई है। फिर तीसरा, हम इसको और ज़्यादा हीट देंगे और ज़्यादा गर्म करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो पानी है वो पूरा उबलना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो उबलना स्टार्ट हो जाएगा तो हम उस टेम्परेचर को नोट कर लें कितने तापमान पर पानी जो है वो उबलना स्टार्ट हो गया है या भाप बनना स्टार्ट हो गया है। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन के परीक्षण को हम नोट करते हैं। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक पानी जो है वो उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखते हैं। हम थर्मामीटर को बराबर देखते रहते हैं कि कितने टेम्परेचर पे पानी जो है वो भाप बनना स्टार्ट हुआ है। जल की द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में परीक्षण को नोट कर लेते हैं कि कितने तापमान पर पानी जो है वो गैस अवस्था में परिवर्तित हुआ है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी, चाहे वो द्रव हो ठोस हो, इसके तापमान को बढ़ाएं तो इसके कणों में क्या होने लगती है, गति आ जाती है। इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और गतिज ऊर्जा उत्पन्न होने के साथ साथ इसके कणों में
क्या होने लगता है, गति आ जाती है और ये तेजी से कण जो हैं वो इधर उधर कंपन करने लगते हैं। तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी के साथ कंपन करने लगते हैं और अपना स्थान जो है वो छोड़ देते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को बढ़ा देती है और इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़, जहाँ पर ये स्थित होते हैं उसको छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है कि जब ठोस पिघलकर द्रव में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। जब ये क्या हुआ, ठोस पिघलकर द्रव में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। बच्चों, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर, अब इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाती है या बर्फ पिघलकर, आप बर्फ समझ सकते हैं तो बर्फ भी बोल सकते हैं, कि जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाती है वह उसका गलनांक कहलाता है। जिस अवस्था में कोई भी ठोस गल के द्रव में परिवर्तित हो गया या जल में परिवर्तित हो गया या किसी भी द्रव पदार्थ में परिवर्तित हो गया, वो क्या कहलाएगा, उसका गलनांक कहलाएगा। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है कि कितना आकर्षण बल उनके अंदर था। बर्फ का गलनांक, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं भी, बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। ठोस से जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन रहा है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक बता दिया गया है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन अभिक्रिया भी कहते हैं या संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। ठोस गलने की प्रक्रिया हुई, ठोस में वो गलना स्टार्ट हो गया, द्रव बनना स्टार्ट हो गया में तापमान, लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया में तापमान जो है वो कैसा रहता है, एक समान रहता है। और एक समान रहने के साथ साथ ही इसमें क्या, अब इसमें ऐसे में इसकी जो ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब इसमें जो ऊर्जा थी या जो ऊष्मा इसको दी गई जिसके फलस्वरूप एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, वो कहाँ गई। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। जब गलने की प्रक्रिया शुरू होती है तब आप देखेंगे कि जब तक पूर्ण रूप से जो ठोस पदार्थ है वो गल जाता है और गलने के बाद भी यानी बर्फ के पिघलने के बाद भी तापमान परिवर्तित नहीं होगा या चेंज नहीं होगा। हम उसको कितनी भी ऊष्मा दे दें या कितना भी गर्म कर लें, लेकिन उसका तापमान बदलेगा नहीं। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। मीन्स पदार्थ की अवस्था ठोस से जो द्रव में आती है तो उसमें इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जो कि मतलब उस पदार्थ की ऊष्मा को परिवर्तित नहीं होने देती। अंदर केवल ठोस को द्रव में बदलती रहती है, लेकिन ऊष्मा का अंदर उपयोग होता रहता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। अब ये गर्म तो बाहर से तो लगता है हमको कि हम इसको गर्म कर रहे हैं, लेकिन ये गर्म दिखता नहीं है। बस ये क्या होती है, जो अंदर के जो कण होते हैं, वो जो बर्फ के कण हैं, वो इस ऊष्मा को या इसकी गर्माहट को अंदर अवशोषित करते रहते हैं, जिस कारण तापमान जो है वो बढ़ता नहीं है। देखते हैं तो माना जाता है कि यह बीकर में
ली गई सामग्रियों में छुपी रहती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, गुप्त ऊष्मा कह देते हैं। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई ऊष्मा से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। जब हमने उनको गर्म किया तो वो जल्दी जल्दी तेजी से उनमें गति होने लगी। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे पारस्परिक आकर्षण बल को तोड़कर पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। मीन्स अब क्या होने लगेगा, अब उबलना, द्रव का उबलना चालू हो जाएगा, यानी उसका भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, जिस भी अभी मैंने आपको बताया था कि जब ठोस अवस्था से पदार्थ द्रव अवस्था में आएगा तो वो उसका क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। अब यहाँ पे द्रव अवस्था से और गैसीय अवस्था में जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, उसका, इस तापमान को उसका क्वथनांक कहेंगे। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। द्रव के जितने भी कण होते हैं उन सभी को इतनी पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है या वो इतनी अधिक ऊष्मा से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि वे भाप बनना या वाष्प बनना स्टार्ट कर देते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कोई भी तापमान हो, कोई भी आपको तापमान दे दिया जाए कि इसे केल्विन से सेल्सियस में बदलें, तो बच्चों ध्यान रखना है आपको कि जब भी कोई आपको अगर केल्विन से, केल्विन का संकेत क्या है, के, केल्विन से अगर हमको किसी भी टेम्परेचर या किसी भी नंबर को अगर दिया जाए तो उसको अगर कि सेल्सियस में बदलना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितना भी दिया गया है तो उसमें से आपको 273 माइनस कर देना है अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलना है। और अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो हमको इसका उल्टा कर देना पड़ेगा, उसमें 273 को जोड़ देना पड़ेगा या ऐड कर देना पड़ेगा। आगे देखें, क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 केल्विन तापमान पर भाप अर्थात वाष्प। अब वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब अगर हम किसी पानी को गर्म करते हैं, जब कभी पानी को गर्म किया जाता है उसके ऊपर हम प्लेट लगा देते हैं, आप देखेंगे कि पानी बॉईल हो रहा है, लेकिन साथ में अगर हम उस प्लेट को हटाते हैं तो उससे एक भाप निकलती है और भाप कभी कभी हाथों में लग जाती है। तो वो भाप इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि इंसान उससे बहुत ज़्यादा जल जाता है, जितना कि गर्म पानी गिरने से नहीं जलेगा। गर्म पानी गिरने से वो थोड़ा कम जलता है, लेकिन अगर भाप लग जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसान जल सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो ऊष्मा होती है या जो उसमें गर्मी होती है या जो उसमें ऊर्जा प्राप्त की है उसके कणों ने, भाप के कणों ने, वो गर्म पानी से ज़्यादा होती है। तो उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। मीन्स जो भाप के कण हैं उन्होंने वाष्पीकरण में जो गुप्त ऊष्मा रहती है उसको एक्स्ट्रा में अवशोषित कर लिया है अलग से। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ हम अभी जो मैंने आपको बताया कि ठोस अवस्था में अगर किसी बर्फ़ को ऊष्मा दी जाए या गर्म किया जाए, मान लीजिए ठोस अवस्था में है, क्या मैंने आपको बताया था बर्फ़ को अपन गर्म करेंगे तो क्या किस अवस्था में आ जाएगी, वो द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था को भी और गर्म किया जाएगा या और ऊष्मा दी जाएगी तो
क्या हो जाएगा, वो कहाँ आ जाएगा, गैसीय में, या जिसको हम भाप कह सकते हैं या वाष्प भी कह सकते हो आप। इसके बाद इसको हम रिवर्स ले जाएंगे तो इसी गैसीय अवस्था को या भाप को या जलवाष्प को हम ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, वो वापस द्रव अवस्था में आ जाएगा। इसे हम और ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये उसको रेफ्रिजरेटर में रखा है तो ये वापस क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। ध्यान रखिए बच्चों, अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदल कर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। आगे देखते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में बदल जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ बच्चों ऐसे भी होते हैं जो कि ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में जाते हैं, जो कि ठोस अवस्था से सीधे गैस में जाएंगे और वापस जब हम उनको ठंडा करेंगे तो वापस वो ठोस में बदल जाएंगे। इसमें द्रव अवस्था कहीं नहीं आएगी या वो किसी भी प्रकार से द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होंगे। आइए इसको एक क्रियाकलाप के, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो इस प्रकार का होगा, वो होता है कपूर। हम एक बीकर में थोड़ा सा कपूर लेते हैं और इसे चूर्ण रूप में कर लेते हैं। एक छोटी सी जो पेटी डिश होती है उसमें हम, या चाइना डिश जिसमें हम इसको रख लेते हैं। अब इसको एक कीप की, इसके ऊपर एक कीप, देखिए आप डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ये हमारा क्या है, एक चाइना डिश है जिसमें क्या रखा हुआ है, कपूर रखा हुआ है। अब इसको नीचे से क्या किया गया है, बर्नर के द्वारा इसको गर्म किया गया है। इसके ऊपर एक ये क्या है, ये कीप है कांच की, ये जो है ये कीप है कांच की। अब इसको जब गर्म किया गया तो ये क्या हुआ, पूरा कपूर भाप बन के चारों तरफ, अब चूंकि इसके ऊपर जो कीप के ऊपर एक रुई का टुकड़ा लगा दिया गया है जिससे ये भाप बन के बाहर नहीं निकल सकता है, तो ये कीप के चारों ओर दीवारों पर आकर लग जाएगा भाप बन के। अब हम इसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ये वापस से कपूर बन जाएगा। तो ये केवल इस अवस्था में, या और इस विधि को क्या कहते हैं बच्चों, इस विधि को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन की विधि। कौन सी विधि कहेंगे इसको, ऊर्ध्वपातन की विधि कहेंगे। ये इस अवस्था, ये अलग क्यों है, ये इसलिए अलग है बच्चों क्योंकि इस अवस्था में जो ठोस पदार्थ, ठोस मीन्स जो हमारा कपूर है, वो सीधा द्रव अवस्था में परिवर्तित ना होके सीधा कहाँ आया है, कहाँ परिवर्तित हुआ, ये वापस ठोस अवस्था में, यानी कपूर था, गर्म हुआ, भाप बना, चारों तरफ कीप के चारों तरफ इकट्ठा हो गया, वापस इसको ठंडा किया तो ये द्रव अवस्था में ना बदल के, द्रव अवस्था इसमें नहीं आई है कहीं भी, ध्यान रखिएगा आप। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी द्रव अवस्था शो नहीं हुई है, सीधा ठोस से यानी कपूर से भाप बना, कपूर को गर्म किया, कपूर भाप बना यानी ठोस से सीधा गैस बनी, और गैस से सीधा जब हमने इस गैस को वापस ठंडा किया तो ये क्या बन गया, वापस ये ठोस अवस्था में आ गया, यानी कि ये वापस कपूर बन गया। इस कीप के एक सिरे पर कोई रुई का टुकड़ा लगा रख देते हैं, जैसा कि चित्र 1.7 में दर्शाया गया है। अब धीरे धीरे इसे गर्म करते हैं और ध्यान से देखते हैं। तो ध्यान से देखने पर हमें क्या पता चला, कपूर भाप बना, चारों तरफ इस कीप के चारों तरफ दीवार पे लग गया। क्यों, क्योंकि ऊपर एक रुई का छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ है जिससे ये भाप जो है या वाष्प जो है ये बाहर नहीं निकल सकती है। जब इसको ठंडा किया तो इस कीप के चारों तरफ दीवारों पर एक ठोस पदार्थ दिखाई दिया जो कि क्या है, कपूर है। अर्थात इस पूरी प्रक्रिया में ठोस यानी कपूर, ठोस कौन था, कपूर था। इसको जब गर्म किया गया तो ये वाष्प बना, ठीक है, और वाष्प बनने के बाद जब इसको ठंडा किया गया तो ये दीवारों पर दोबारा से कपूर जमा हो गया, जो कि इसमें कहीं भी द्रव अवस्था नहीं आई है। ये सीधा डायरेक्ट ठोस से गैस बना और गैस को ठंडा करने पर वापस ये ठोस कपूर में के रूप में आ गया। इस वजह से ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया सबसे अलग है। नेक्स्ट है हमारा, उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। दाब परिवर्तन पर
या दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों को विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने पर या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल संभव है। देखिए, जब किसी भी गैस सिलेंडर में ये पिस्टन लगा हुआ है और ये है सिलेंडर, जब हम इसको पिस्टन को दबाएंगे तो इसके कणों के बीच क्या हो जाएगा? पहले ये कण कैसे हैं? दूर दूर हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जब हम इसको दबाएंगे तो ये कण कैसे कहाँ आ जाएंगे? थोड़ा पास पास आ जाएंगे। और अधिक दबाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। तो इनमें क्या हो जाएगा? इनके दाब बढ़ाने पर या घटाने पर इनकी पदार्थ की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन हो सकता है। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी अगर हमने दाब बढ़ाया और तापमान को घटा दिया तो। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर या ATM हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसको आगे समझते हैं। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स ठोस CO2 को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस तापमान और दाब के द्वारा ही तय होती हैं कि कौन ठोस है, द्रव है या गैस है। इस प्रकार हम देखें कि अगर हमने किसी ठोस को संगलन किया उसका तो कहाँ आया? द्रव अवस्था में आ जाएगा। द्रव का वाष्पीकरण किया या द्रव को गर्म किया, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। उसका हमने फिर निक्षेपण किया तो ये क्या बदल जाएगा? वापस से ठोस अवस्था में हो जाएगा। लेकिन दूसरी साइड देखिए कि अगर हमने ठोस का ऊर्ध्वपातन किया, जो कि कपूर का भी हमने किया, मैंने आपको करके दिखाया था, तो ये ऊर्ध्वपातन की विधि में ठोस से सीधा गैस बनेगी। गैस का संघनन करेंगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा? द्रव अवस्था में आ जाएगा। और द्रव अवस्था में आने के बाद पुनः इसको जब हम ठंडा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये जम जाएगा और ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरारूपण। आगे देखें, आगे है हमारा, ये देखिए, ये आपका दिया गया है जो क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसको निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलना है। ध्यान रखिए बच्चों, सेल्सियस में बदलना है इनको, जो अभी मैंने आपको समझाया था। ये 300 केल्विन है और 573 केल्विन है। तो ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, आप इसको करके और बच्चों मुझे कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? और अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि बताइए। अगला है आपका वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को आप कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आप कभी पानी को गर्म करते हैं तो देखा होगा आपने, कुछ देर के बाद पानी जो है वो भाप उबलने लगता है और भाप बन के उड़ने लगता है। हम उसके ऊपर अगर एक प्लेट ढक देते हैं तो जो भाप के जो कण होते हैं वो प्लेट की तली पर जमा हो जाते हैं और जब हम इसको ठंडा करते हैं तो ये दोबारा से जल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल को आप कभी भी आप देखना, कभी भी आप पानी को किसी बाउल में या किसी एक ग्लास में कहीं भी या कटोरी में कहीं भी खुला छोड़ दें, चाहे वो खिड़की के पास हो या किसी पंखे के नीचे हो या कहीं भी अलमारी में हो, आप रख देंगे, धीरे धीरे करके वो कटोरी का पानी सूख जाएगा।
लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो ये पानी जल्दी सूख जाएगा। अगर मान लीजिए बारिश का सीज़न है तो थोड़ा इसमें समय लगेगा सूखने में, और अगर मान लीजिए सर्दी का सीज़न है तो भी इसमें समय लगेगा। केवल गर्मी वाला मौसम है जिसमें पानी जो है वो सूखने में या भाप बनने में इसमें समय नहीं लगता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? गीले कपड़े जो हैं आपने देखा होगा ये सूख जाते हैं। कैसे सूखते हैं? लेकिन हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आपको ये पता है, मैंने पहले ही बताया है कि जो जल होता है उसके कण जो होते हैं वो हमेशा, या पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं। अगर हम कभी किसी गीले कपड़े को सुखाने के लिए रख दें तो वो आसानी से सूख जाए। क्यों? क्योंकि उनमें जैसे जैसे उनमें उन कणों में जो तापमान है या गर्मी है वो बढ़ेगी या धूप पड़ेगी तो क्या होगा, उसके जो कण हैं वो गतिशील होंगे और गतिज ऊर्जा प्राप्त करके द्रवों की सतहों पर स्थित जो कण हैं वो कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त होकर और स्वतंत्र अवस्था में आ जाते हैं, और क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन की इस पूरी प्रक्रिया को मीन्स जो तापमान क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित मीन्स भाप बन के उड़ने में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहा जाता है। अब है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो यह एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे भी समझते हैं। एक परख नली में हम 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास रख दें या पंखे के नीचे रख दें। खुली हुई चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली हुई चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन, सभी में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी बच्चों। और बस इनमें मैंने आपको पहले बताया है कि इनमें समय है, जो टाइम है वो अलग अलग लग सकता है। गर्मियों में ये वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा, सर्दियों में थोड़ा सा देर से होगा और बारिश में भी थोड़ा सा देर से होगा। जैसे कि बारिश के दिन भी इन क्रियाकलाप को करके अपने परीक्षण को लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। किन किन चीज़ों के साथ बढ़ती है? सतह क्षेत्र बढ़ने पर। सतह क्षेत्र बढ़ने पर मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कपड़े को हम कैसे डालते हैं। अगर मान लीजिए कपड़े को ऐसा ही उसको निचोड़ के और हम ऐसा ही रख दें तो क्या वो जल्दी सूखेगा, या फिर हम उसको फैला के डालें तब वो जल्दी सूखेगा। तो जब हम उसको, ये क्या कहलाता है, अगर हम उसको फैला के डालते हैं तो ये उसका सतह क्षेत्र कहलाता है। तो अगर सतह क्षेत्र को बढ़ा देंगे तो ये काम जल्दी होगा, या वाष्पीकरण की क्रिया जो है वो जल्दी होगी। नेक्स्ट है हमारा तापमान में वृद्धि। अगर हम तापमान को बढ़ा देंगे तो कणों के बीच गतिज ऊर्जा है, कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाएगी जिससे वो वाष्पीकृत जल्दी हो जाएंगे, तो कपड़ा हमारा जल्दी सूख जाएगा। आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मीन्स वायु में जो हल्की हल्की पानी या नमी जैसी होती है वो आर्द्रता कहलाती है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होती है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक हो जाती है तो वाष्पीकरण की दर अपने आप घट जाएगी। तो उस समय पे क्या होगा, उस समय पे वाष्पीकरण कैसे हो जाएगा, उस वाष्पीकरण जो है या तो वो स्लो हो जाएगा या उसकी दर जो है वो घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि। आपको पता है कि अगर वायु तेज होगी या हवा जो है वो तेज चलेगी तो कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाएंगे। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ ही
उड़ जाते हैं। जैसे जैसे वायु के कण वायु के तेज होने से जलवाष्प के जो कण होंगे वो हवा के साथ ही उड़ जाएंगे, जिससे आसपास का जो आसपास की जो जल वाष्प की मात्रा है वो भी कैसी हो जाएगी, घट जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। आसपास के वातावरण से जल वाष्प यानी कि हल्की सी नमी की जो मात्रा होती है वो उस उधर की वायु से कम हो जाएगी। अगला है हमारा वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होगी। अब आप देखेंगे कि वाष्पीकरण, जैसे कि खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास के ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण ही शीतलता हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब गर्मियों के सीजन में पसीना बहुत ज़्यादा आता है और अब कभी आपने देखा होगा कि आप बाहर निकल जाते हैं हवा लेने के लिए थोड़ी सी, तो आपको वो हवा, जब पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है तो आपने देखा होगा वो हवा आपको, भले ही वो हवा गर्म है लेकिन वो आपको ठंडी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि आपको जो पसीना आया है उसकी वजह से जो हवा लगती है वो क्या हो जाती है, वो धीरे धीरे करके ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। इस तरह जो आसपास का जो वातावरण है वो कैसा हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। हमको कैसा लगने लगता है, हल्का हल्का ठंडा लगने लगता है। जब आप एसीटोन ये मीन्स जो नेल पेंट, जो लड़कियां जो नेल पेंट लगाती हैं उसको साफ करने के लिए एक द्रव आता है, को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, और जब उसको अपन हथेली पर गिराते हैं तो ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा को इकट्ठा कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता या ठंडक महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपने छत या खुले हुए स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा मीन्स जितना भी जो गर्म वातावरण रहता है उस गर्म सतह को शीतल करने के लिए क्या कहते हैं, जो उसकी गुप्त ऊष्मा है वो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बना देती है, ठंडा कर देती है, उसकी एक्स्ट्रा जो गर्मी रहती है उसको अवशोषित करके। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है आपका कि गर्मियों में आपने देखा होगा सब बोलते हैं कि कॉटन के या सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जब गर्मियों में तो ज़्यादा पसीना आता है तो ये डिजॉल्व, मतलब जो सूती कपड़ा होता है वो पसीने को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं, भाप में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बारे में ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमें थोड़ी सी हवा भी ठंडी लगने लगती है और हमको ठंडक महसूस होती है। बर्फीले जल, ये क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में आ सकता है कि गर्मियों के सीज़न में हमको किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, या फिर गर्मियों के सीज़न में हमको सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आने लगती हैं। देखिए, इसको किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर आपने देखा होगा जब हम कोई बहुत ठंडी चीज़ या शरबत फ्रिज से बाहर निकाल के गिलास में डालते हैं तो आप देखेंगे कि जो गिलास की बाहरी सतह होती है, जो बाहरी उसका सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, हमको बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें नज़र आने लगती हैं, जिसको हम हटाने की या साफ़ करने की कोशिश करते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की जो ऊर्जा रहती है ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। क्या हो जाती है, जो जलवाष्प की जो ऊर्जा रहती है वो ठंडे पानी के संपर्क में आकर क्या हो जाती है,
कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जिसके कारण वो हमको बाहर ग्लास की बाहरी सतह पर हमको छोटी छोटी बूंदों के रूप में नज़र आने लगती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में बाहर नज़र आती है। अब यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, गर्मियों में घड़ी का जल ठंडा क्यों होता है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। बच्चों, इनके क्वेश्चन आप समझ के मुझे कमेंट करें, लिखें, और अगर आपकी समझ में अभी भी नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं दोबारा से इसको समझा के आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखवा दूंगी। अब है आपके कि आपने क्या सीखा। इन सभी चीज़ों में से जो टॉपिक्स इसमें आए हैं, इनमें से आपको या तो फिल इन द ब्लैंक्स या तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जा सकते हैं, तो इनको एक बार रीड कर लेते हैं। द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। अगला है ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कण के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए यह मध्यवर्ती होती है। नेक्स्ट है ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर फिसलकर स्खलित हो सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता है और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते रहते हैं। मीन्स ठोसों में आपको मैंने बताया था कि ठोस के जो कण होते हैं वो एक व्यवस्थित रहते हैं और पास रहते हैं। इनको अलग करना, इनकी जो व्यवस्था होती है वो क्रमित होती है। क्रमित मीन्स एक जैसी लाइन में लगे होते हैं। और द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसलकर या स्खलित मतलब एक दूसरे से स्लाइड करके या फिसल सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता है। मीन्स उनका कोई भी एक अगर कण ऊपर है तो दूसरा कण बीच में हो सकता है, तीसरा कण नीचे हो सकता है। तो इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं, जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि कपूर को ठंडा करने पर वो डायरेक्ट काहे में आ जाए, किस चीज़ में बदल जाता है, डायरेक्ट वो कपूर में बदल जाता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 kg या 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। या तो वो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम या 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग
होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। कुछ मापने योग्य राशियां और उनकी मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें से आपको या तो फिल इन द ब्लैंक्स में, या तो ऑब्जेक्टिव में, या तो मैचिंग में, या वन वर्ड में आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा जाता है। तो तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। इसका प्रतीक क्या है? के। लंबाई का मात्रक है मीटर, इसका है एम। सहती का मात्रक है किलोग्राम, इसका है केजी। भार का है न्यूटन, इसका है एन। इसका आयतन का है घन मीटर और इसका है एम क्यूब। इसके बाद है आपका घनत्व, जिसका है किलोग्राम प्रति घन मीटर, तो केजी एम माइनस क्यूब। फिर है दाब। दाब का होता है पास्कल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक होता है पास्कल, जिसका है पीए। बच्चों, आपको ये मैंने करा दिए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट फिनिश हो गया है। अब आप चाहें तो इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है आप उसको कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको जो भी आपकी समस्या है उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको आपकी समस्या को सॉल्व कर सकूं। बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट।